स्टार्ट करूं? तो फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल, यहां पे मैंने बोला, आपको बोला गुड्स वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सप्लाई ऑफ गुड्स, आज मुझे लेक्चर के लिए लेट हो रहा था, तो क्या मैं धन्या को बोल सकता था, धन्या यू टेक दिस जीएसटी फ्रॉम मी, गो एंड टीच? नहीं। आप हार्ट सर्जन हो, आज आप लेट होने वाले हो, कैन यू आस्क अनदर हार्ट सर्जन, अनदर पर्सन इन योर हॉस्पिटल, यू गो एंड डू द, दिस इज माई स्किल, यू टेक इट एंड यू परफॉर्म? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो आइडियली सर्विस इज समथिंग विच इज पर्सनलाइज, इट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ यू। एजेंट नहीं कर सकता, सर्विस आपको परफॉर्म करना होता है, वेयर योर पर्सनल स्किल, पर्सनल टैलेंट इज रिक्वायर्ड। तो हम बोलते हैं कि मैं आपको कुछ दूं और आप जाके मार्केट में उसको बेचो, ये सर्विस सेक्टर में यूजुअली नहीं होता। समथिंग दैट आई विल पास ऑन टू यू एंड देन यू विल सेल इन द मार्केट, ये सर्विस सेक्टर में यूजुअली नहीं होता, लेकिन ये गुड्स सेक्टर में हमेशा होता है। गुड्स, आपको पता है बहुत सारा गुड्स जो मार्केट में सेल होता है वो कमीशन बेसिस पे सेल होता है। तो गुड सप्लाई करने वाली जो मैकेनिज्म है, जो एक गुड सप्लाई का जो सिस्टम चलता है, इकोसिस्टम है इंडस्ट्री में, जो होलसेलर है, रिटेल या डिस्ट्रीब्यूटर है, वो लोग एम्प्लॉय नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन के, दे आर एजेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर उसमें होलसेलर होते हैं, रिटेलर नॉर्मल होते हैं। तो व्हाट दे डू, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल के लोग हैं वो बोलते हैं कि देखो आप इतना इतना क्वांटिटी हम आपको बेच के देंगे, हमको इतना इतना परसेंटेज कमीशन चाहिए। अब गुड्स कौन किसको देगा? तो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को गुड्स दे देगा, लेकिन क्या डिस्ट्रीब्यूटर के पास उतने पैसे हैं वो पे करने के? डू वी हैव कंसिडरेशन टू पे? नो। अभी मैं कैसे पैसे दूं? मैं तो आपके गुड्स लेके मार्केट में जाऊंगा, जब बेचूंगा, जब मेरे पास पैसे आएंगे तब लाके आपको दूंगा ना। तो कैन वी कंसिडर इट इज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन? सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन होगा तभी तो 7(1)(c) में आएगा, तभी तो शेड्यूल 1 में आएगा, तभी तो पैरा 3 में बात करेंगे। सर मैं ऐसा एजेंट हूं जो पैसे देके गुड्स खरीदता हूं, बाद में बेचता हूं। अरे भैया, तो एजेंट का आएगा तू, यू पेड मनी, दैट मीन्स यू बॉट इट, नाउ यू आर द ओनर ऑफ द गुड्स। आप पैसे देके खरीदते हो, आप अपने आप को एजेंट क्यों बोल रहे हो? यू आर इंडिपेंडेंट पर्सन, आप भी प्रिंसिपल हो, वो भी प्रिंसिपल है। देयर इज नो प्रिंसिपल एंड एजेंसी हियर, देयर इज प्रिंसिपल। इफ आई गो टू द मार्केट, आई बॉट द गुड्स एंड देन आई एम सेलिंग एट माय ओन, I am the principal here because I invested my own money. When somebody will call me as his agent, मैं उसके पास गया, उससे गुड्स लिए, उसको पैसे नहीं दिए, वो गुड्स अभी मैं मार्केट में बेचूंगा, जब पैसे आएंगे तब पैसे हैंड ओवर कर लूंगा, तब मैं उसका एजेंट हूं। तो प्रिंसिपल ने जो एजेंट को गुड्स दिए, क्या वो सप्लाई है? क्योंकि वहां पे कंसिडरेशन नहीं है। इस सवाल का जवाब है पैरा दे रहा है ना, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। तो आंसर क्या आया? बोलो ना, जब हम लिख रहे पैरा तो क्या इसको मानेंगे हम सप्लाई? यस, बाय डिफॉल्ट मानो। तो प्रिंसिपल टू एजेंट एंड एजेंट टू प्रिंसिपल, तो दोनों क्यों लिखा है? अब उसके दो अलग अलग सिचुएशन होते हैं। जब मैंने गुड्स लिए तो प्रिंसिपल टू एजेंट, फिर कुछ गुड्स सेल हुआ तो सेल हो गया, ओके दैट इज सप्लाई। लेकिन जो बच गया, जो स्टॉक बच गया, वो क्या होगा? रिटर्न जाएगा, एजेंट टू प्रिंसिपल जाएगा, दैट इज वन सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन ऐसा है, बाइंग एजेंट करके भी होते हैं, पता है आपको? सेलिंग एजेंट आप सबको समझता है, सेलिंग एजेंट मतलब जो मेरे गुड्स लेके मार्केट में जाके सेल करेगा वो मेरा सेलिंग एजेंट, दैट इज नॉर्मल एजेंट। एजेंसी नॉर्मली वैसे होता है। देयर इज एजेंसी कॉल्ड बाइंग एजेंट। बाइंग एजेंट मतलब मुझे कोई एक पर्टिकुलर टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए। अब मैं बनाना चिप्स बनाता है, मुझे एक टाइप का बनाना चाहिए विच इज नॉट वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, तो वो फार्मर से मिलेगा। तो मैंने क्या कर दिया, एक एजेंट अपॉइंट कर दिया आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल की, भाई तू डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहे और जो भी ये बनाना बनाता है फार्मर, तो घूम घूम के वो बनाना परचेस करके मुझे दे। तो ये मेरा सेलिंग एजेंट नहीं है, अभी मेरा बाइंग एजेंट है। समझ रहा है? मैं अगर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हूं, मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का कॉटन चाहिए या मुझे सिल्क चाहिए एक पर्टिकुलर टाइप का, मैंने बाइंग एजेंट रखा, बोला जा मार्केट में मुझे ये पर्टिकुलर टाइप का सिल्क या ये मुझे पर्टिकुलर टाइप का कॉटन लेकर आ। या मैं इंडिया में हूं, कोई जर्मनी में, मुझे पर्टिकुलर टाइप की मशीन चाहिए, मैं जर्मनी के एजेंट को अपॉइंट करता हूं कि मुझे इस टाइप की मशीन चाहिए, कहां मिलती है? तो जर्मनी में ढूंढ, जब मिल जाएगी तो मुझे कनेक्ट कर देना। बाइंग एजेंट भी होते हैं। और बट मोस्टली जो हम एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट की हम जब नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बात करते हैं, हम सेलिंग एजेंट को करते हैं। इसलिए बाय द प्रिंसिपल टू एजेंट भी होता है और कभी कभी बाय द एजेंट टू प्रिंसिपल भी होता है। तो ये दोनों क्लियर, वो तो वाइस एंड वर्सा लिखा हुआ है, आपको समझ में आता है। प्रिंसिपल टू एजेंट समझो, एजेंट टू प्रिंसिपल उसका मिरर इमेज है खाली।
अब क्या हर बार पैरा 3 लगेगा? आंसर इज नो, हर बार पैरा 3 नहीं लगेगा। तो पहला तो आपको इतना क्लियर है कि खाली गुड्स की इंडस्ट्री में हो सकता है, सर्विस की इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। प्रिंसिपल टू एजेंट विदाउट कंसिडरेशन, विद कंसिडरेशन होगा सर तो 7(1) में फॉल होगा, यहां तक आने की जरूरत ही नहीं थी। वे सच एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ऐड करनी है। सप्लाई किसके बिहाफ पे होगा? आपने क्या लिखा? ऑन बिहाफ ऑफ, आपने क्या लिखा है वहां पे? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट और बाय एजेंट टू, बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, बाय एजेंट टू, ये लिखो वेयर सच गुड्स, और एक नीचे और एरो करो और लिखो सच गुड्स, सप्लाई ऑफ सच गुड्स लिखना है आपको, सप्लाई ऑफ सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, सप्लाई ऑफ सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, सप्लाई ऑफ सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो एजेंट ने अंडरटेक किया है, मतलब ऑब्वियसली एजेंट बता रहा है कि भैया मैं गुड्स आपको सप्लाई करूंगा आपके बिहाफ पे। अभी आपके बिहाफ पे का समझाने के लिए मुझे आपको अलग अलग क्या करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल देने पड़ेंगे कि देखो यहां पे ऑन बिहाफ है कि नहीं है। तो यहां पे कुछ पॉइंट उन्होंने लिखे कि ये खाली गुड्स के लिए लगता है, सर्विस के लिए नहीं लगता, और ये विदाउट कंसिडरेशन, ऑब्वियसली विदाउट कंसिडरेशन का है, तभी तो मैं 7(1) तक आया हूं, अगर नहीं होता तो यहां तक आने की जरूरत ही नहीं होती। सर ऑन बिहाफ ऑफ एजेंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल से देखो पहले आप, और आप इसमें से एक क्रक्स निकालोगे पूरे एग्जाम्पल में से कि हाँ ये होगा तो मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा ये ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल हुआ है कि मैंने डायरेक्टली मेरे बिहाफ पे, तो ये दोनों के बिहाफ पे बेच सकता है, या तो मैं खुद के बिहाफ पे बेच सकता हूं या मैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेच सकता हूं। समझ में आ रहा है? तो जब आर्टिकल सीए फर्म में जॉब करता है तो किसके बिहाफ पे करता है? सीए फर्म के, ठीक है ना। जब आर्टिकल बड़ा हो जाता है, खुद की फर्म चालू करता है तो खुद के हिसाब से, समझ रहे हैं ना। तो आपको बिहाफ समझना है, आपको किसी और ने, जब आप बोलते हो कि राम सर ने ये मांगा है तो आप मेरे बिहाफ पे जाके काम कर रहे हो। जब आप खुद लाके कुछ दे रहे हो तो आप मेरे बिहाफ पे काम, तो ये कैसे पकड़ोगे आप मार्केट में? क्योंकि 2 टाइप की एजेंसी होती है, अभी हमें देखनी, अभी टेक्निकली हम क्या ढूंढने जा रहे पता है? वेदर यू आर ए डिपेंडेंट एजेंट और वेदर यू आर एन इंडिपेंडेंट एजेंट। क्या ढूंढने जा रहे हैं हम? डिपेंडेंट एजेंट और इंडिपेंडेंट एजेंट, तो वो ढूंढना है आप लोगों को। तो देखते हैं कि आपने एजेंट को जो पकड़ा है वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट एजेंट है। अमोल अपॉइंट्स भोलू, अमोल ने किसको अपॉइंट किया? भोलू, टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। प्रोक्योर करना मतलब परचेस करना, मतलब बाइंग एजेंट अपॉइंट हो गया। भोलू आइडेंटिफाइड्स वेरियस सप्लायर, तो भोलू मार्केट में जाएगा, अभी आइडेंटिफाई करेगा कौन कौन इस चीज का क्या करता है, सप्लाई करता है। हु कैन प्रोवाइड गुड्स एज डिजायर्ड बाय अमोल एंड आस्क सप्लायर गोलू, सप्लायर कौन है अभी? गोलू, टू सेंड द गुड्स एंड इश्यू इनवॉइस डायरेक्टली टू अमोल। अब यहां पे हुआ क्या, समझ में आ रहा है आपको? भोलू मार्केट में गया है, कौन कौन यहां पे? पहला सबसे मेन पर्सन कौन है? अमोल। अमोल ने भोलू को अपॉइंट किया, भोलू मार्केट में गया, भोलू ने किसको आइडेंटिफाई किया? गोलू को, ठीक है ना, कि बाबा तू इसको गुड्स सप्लाई कर। अब गोलू ने क्या किया? गोलू ने डायरेक्टली गुड्स किसको दिया? अमोल को दिया। तो इसमें भोलू का क्या रोल था? कुछ भी तो नहीं। क्या भोलू ने गुड्स रिसीव किए? क्या भोलू के नाम पे इनवॉइसिंग हुआ? क्या भोलू ने पेमेंट दिया? क्या भोलू ने कोई भी रिस्क एंड रिवॉर्ड अपने नाम पे लिया? नहीं, वो खाली मार्केट में गया और उसने आइडेंटिफाई किया। मतलब भोलू गुड्स एजेंट है कि सर्विस एजेंट है? मैं पूछ रहा हूं, भोलू यहां पे गुड्स के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है कि खाली सर्विस दे रहा है? खाली सर्विस दे रहा है कि आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये देखो ये यहां पे गुड्स है। अब ट्रांजैक्शन करना है, भोलू और अमोल तुम दोनों देख लो। तो इनवॉइसिंग किसने किसको की? भोलू ने अमोल को की। तो मुझे बताओ, इसके लिए यह आउटवर्ड सप्लाई है ना, और अमोल के लिए क्या है? और ये जीएसटी भरेगा ना, ये जीएसटी भरेगा जब सप्लाई करेगा तब, और अमोल क्या करेगा? उसका आईटी से ले लेगा। यहां पे भोलू को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है। बताना ये है, यहां पे जो मेन सप्लाई है वही डायरेक्टली टैक्स होगा, एजेंट को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एजेंट ने ना ही गुड्स रिसीव किए हैं ना ही कोई इनवॉइसिंग किया है उसके नाम पे। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा 7(1) का एजेंट नहीं है, 7(1) का एजेंट, क्योंकि गुड्स का सप्लाई उसके थ्रू नहीं हो रहा है।
वो खाली मार्केट में जाके सप्लायर आइडेंटिफाई कर रहा है और आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है। आप देखो यहाँ पे पूरा गेम आईटीसी का है। जीएसटी कौन भरेगा और आईटीसी किसको मिलना चाहिए? यहाँ पे जीएसटी कौन भरेगा? सप्लायर। हाँ, मतलब सप्लायर, समझ में आ रहा है। और डायरेक्टली सॉरी आईटीसी किसको मिलना चाहिए? प्रिंसिपल बायर को। तो मिल ही रहा है ना। एजेंट बीच में खाली आके उसने आइडेंटिफाई किया। तो सर ये पैसे कैसे कमाएगा? फिर ये भोलू पैसे कैसे कमाएगा? वो क्या करेगा, कुछ अपने सर्विस चार्जेस लगा देगा। वो सर्विस चार्जेस के ऊपर वो भी जीएसटी चार्ज करेगा और उसका पैसा मिल जाएगा, नॉर्मल है। तो ये इन दोनों के बीच में का कॉन्ट्रैक्ट अलग है और इन दोनों के बीच में का कॉन्ट्रैक्ट अलग है। उसका और गुड सप्लाई का कोई लेना देना नहीं है। In this scenario, Bholu is only acting as a procurement agent and he is in no way involved himself in supply or receipt of goods. Hence, in accordance with provision of the Act, Bholu is not an agent of Amul for supply of goods in accordance with para 3 of Schedule 1 of Section 71C. यहाँ पे एक मिसिंग क्या है? Section 71C. समझ में आ रहा है आपको क्या लिखना है यहाँ पे? हेलो, ये इस एजेंट का गुड्स के सप्लाई में किधर भी रोल था ही नहीं, तो हम बिलिंग क्यों करवाएंगे बिना मतलब का? आप फालतू में एजेंट को बिलिंग करोगे, एजेंट प्रिंसिपल को करेगा। अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन अगला देखते हैं, मनी बैंक। कौन सी बैंक? मनी बैंक, ठीक है ना। मनी बैंक अ बैंकिंग कंपनी अपॉइंट्स मंदार कौन है? एक ऑक्शनियर है। ऑक्शनियर समझता है आपको? ऑक्शन समझता है? बैंक का जब आप लोन नहीं भरोगे तो बैंक आपकी गाड़ी वगैरह है, आपका असेट उठा के लेके जाएगी, घर उठा के लेके जाएगी और फिर क्या करेगी? ऑक्शन लगाएगी। ऑक्शन मतलब क्या कि अभी बैंक खुद तोड़ना है कि ऑक्शन लगाएगी? बैंक क्या करेगी? किसी एजेंट को अपॉइंट करेगी, एजेंट उस गुड्स का ऑक्शन लगाएगा, बोली लगाएगा मतलब, और जो ज्यादा हायर प्राइस उसके ऊपर बीड करेगा उसको वो गुड्स ट्रांसफर करेगा। ये पूरा प्रोसेस करने के लिए कोई एक प्रोफेशनल बॉडी अपॉइंट करनी पड़ेगी। बैंक के पास कहाँ टाइम है? तो वो ऑक्शनियर को उसने क्या किया? कुछ गुड्स के लिए अपॉइंट किया। The auctioneer arranges for auction, identify potential bidder। और फिर हॉल वगैरह लेना, उनको चाय नाश्ता कराना, पोटेंशियल बिडर अरेंज करना। द हाईएस्ट बीड इज एक्सेप्टेड। ऑब्वियसली कौन सा बीड एक्सेप्ट होगा? मैं गुड्स बेचना चाहता हूं तो कौन सा बीड एक्सेप्ट करोगे आप? हाईएस्ट। एंड गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। कॉमन सेंस है। बाय द मनी बैंक। किसने बेचा? कि ऑक्शनियर ने बेचा। ऑक्शनियर बीच में आया क्या? अभी नहीं। तो अभी कौन है? मनी बैंक है और डायरेक्टली सामने गुड्स किसके पास जा रहा है? बायर के पास जा रहा है। तो ऑक्शनियर ने तो खाली ये पूरा गेम अरेंज किया है, तो इसके अलग से वो चार्जेस लेगा ना। क्या मनी बैंक ने गुड्स को ऑक्शनियर को सप्लाई किया और ऑक्शनियर ने बायर को सप्लाई किया? ऐसा हुआ है क्या? नहीं। अगर ये ऐसा होता तो ही मेरा जो ऑक्शनियर को गुड्स गया वो डीम सप्लाई माना जाता। प्लीज आप समझने का ट्राई करो। मैंने अगर ऑक्शनियर को गुड्स दिए होते और ऑक्शनियर ने मार्केट में बेचे होते तो ही हम दोनों, मेरे और बैंक और ऑक्शनियर के बीच के सप्लाई को डीम सप्लाई 71C में माना जाता। लेकिन यहाँ पे माना ही नहीं गया। उसने खाली वो पूरा सिनेरियो अरेंज किया है। गुड्स डायरेक्टली किसने सेल किए? मनी बैंक ने, क्योंकि वो मालिक थी। क्योंकि वो जब गुड्स उठाता है तो हाइपोथेटिकल गुड्स का मालिक बैंक होता है। बैंक ने डायरेक्टली बायर को सेल किया है, ठीक है ना। एंड इनवॉइस इज इशूड बाय द बैंक टू द सक्सेसफुल बिडर। तो अभी जीएसटी कौन भरेगा और आईटीसी किसको मिलेगा? बिडर को। समझ में आ रहा है या बायर को? क्लियर है। एजेंट तो बीच में आया ही नहीं, तो सर फिर मंदार को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। वो अलग कॉन्ट्रैक्ट है, उसका और सप्लाई ऑफ गुड्स का कोई लेना देना नहीं है। तो सर फिर आप ऐसे एग्जांपल बता रहे हो जहां पे 71C नहीं लग रहा है। आप ऐसा एग्जांपल दो ना जहां पे 71C लगे। अरे भैया पहले ये तो देखो कि कहां नहीं लगेगा। क्लैरिटी तो लो धीरे धीरे, ठीक है ना।